देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। इसमें पहला कथन है कि भारत में पाए गए प्राचीनतम चित्र निम्न पुरापाषाण काल के हैं। तो ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भारत में पाए गए प्राचीनतम चित्र जो हैं वो निम्न पुरापाषाण काल के नहीं बल्कि उत्तर पुरापाषाण काल के हैं। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, उत्तर पुरापाषाण काल के दौरान चित्रकला के अनेक विषय थे, लेकिन चित्रों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता था, जिसमें शिकार के दृश्यों की प्रधानता थी। यह भी कथन आपका सही नहीं है। देखिए, उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र जो है हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सूअरों के हैं। कुछ चित्र जो है वो धवन चित्र अर्थात वाश पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। तो जो यहाँ पे लिखा गया है कि शिकार के दृश्यों की प्रधानता थी, ये सही नहीं है। दूसरा कथन, मध्य पाषाण काल के चित्र विशाल जानवरों और छड़ी सदृश पतली मानव आकृतियों के रैखिक निरूपण थे। तो ये देखिए, ये आपका जो ये विशेषता बताई गई है ये उत्तर पुरापाषाण काल की है, और जो यहाँ पे दूसरे में जो विशेषता बताई गई है वो मध्य पाषाण काल की है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुप्त काल के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला, प्राचीन भारत में गुप्तों ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए। यह कथन आपका सही है। दूसरा, गुप्त काल में लंबी दूरी के व्यापार में वृद्धि हुई। तो यह कथन आपका जो है सही नहीं है। तीसरा, इस काल में एक पुरोहित जमींदार वर्ग का उदय हुआ। यह सही है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें पहला तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य जो है 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य से लेकर के 543 ईस्वी तक अस्तित्व में था। इतिहासकारों द्वारा इस काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, और इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। और इस राजवंश के कुछ प्रसिद्ध शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का नाम आता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में गुप्तों ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं या इन्होंने किए, जिन्हें उनके शिलालेखों में दिनार कहा गया है। तो आपका पहला कथन सही हो गया। दूसरा, आरंभिक काल की तुलना में गुप्त काल में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट हुई, तो इसलिए दूसरा वाला गलत है। तीसरे वाला जो है, गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण घटना स्थानीय किसानों की कीमत पर पुरोहित जमींदारों के वर्ग का उदय था। पुरोहितों को दिए गए भूमि अनुदान ने अनेक अकृष्ट भूमियों को कृषि के अधीन ला दिया, लेकिन इन लाभार्थियों को आदिवासी किसानों पर ऊपर से अधिरोपित किया गया था। इस प्रकार से तीसरा वाला कथन भी आपका सही है। तो पहला तीसरा सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शासक और उत्पत्ति। तो इसमें देखिए, पहला चेर तमिल कम सही है। शक मध्य एशिया, ये वाला आपका सही नहीं है। अभी देख लेते हैं क्यों सही नहीं है। तीसरा, एक सेकंड, शक मध्य एशिया ये सही है। कुषाण पश्चिम एशिया, ये आपका सही नहीं है। तो अब इसमें आपका पहला और दूसरा जो है सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। देखिए, उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, प्राचीन तमिल देश का नाम था ये, जिसे वर्तमान में तमिलनाडु के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। इस तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही स्थायी और समृद्ध सिद्ध हुए। चेरों ने जो है आधुनिक केरल के अधिकांश भाग पर शासन किया था और इनकी राजधानी वाजी थी। अब बात कर लेते हैं शकों की। तो शक जो है मध्य एशियाई मूल के थे। तो यहाँ पे मध्य एशिया लिखा है, इसलिए सही है। मध्य एशियाई मूल के लोग थे जिन्होंने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भागों में राज्य स्थापित किया तथा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व प्राप्त किया। कुषाणों की बात करें तो कुषाणों ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया जो मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, पश्चिम भारत लिखा है ना, तो ये मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला था, इसलिए गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नागर शैली के मंदिर में प्रवेश के समय दृश्य मंदिर स्थापत्य कला के निम्नलिखित घटकों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब आप प्रवेश करेंगे तो किस प्रकार से प्रवेश होगा। तो इसमें सबसे पहले आप मंडप में जाएंगे, फिर आपका अंतराल आएगा और फिर गर्भगृह होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2, 3, 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं
आपका मंडप, मंडप क्या होता है? यह मंदिर का प्रवेश कक्ष या सभा मंडल होता है जहां भक्तगण एकत्रित होते हैं। वही अंतराल क्या होता है? यह गर्भगृह और मंडप के बीच का गलियारा होता है। और गर्भगृह, जिसका शाब्दिक अर्थ गर्भगृह होता है, एक गुफा जैसा पवित्र कक्ष होता है जिसमें मंदिर के मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा काल के दौरान विभिन्न स्थानों में या विभिन्न स्थानों से शिल्प उत्पादन हेतु अधिप्राप्त कच्चे माल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तांबा, तांबा आपका जो है ये गुजरात से नहीं आता था। तांबा जो है आपका कहाँ से आता था? ये राजस्थान के खेतड़ी जो खादान थी यहाँ से आता था। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से, ये सही है। सेलखंडी, सेलखंडी जो है ये आपका ईरान से नहीं बल्कि दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से आता था। तो तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। चौथा देखें, कॉर्निलियन, ये आपका गुजरात से मिलता था। गुजरात में लोथल, मतलब गुजरात में कह सकते हैं लोथल या भड़ोच से ये चीज़ मिलती थी। तो आपका दूसरा और चौथा सही है। दूसरा लाजवर्द और कॉर्निलियन ये सही है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। नयनार मार्गदर्शक शिव भक्त थे, बिल्कुल सही बात है, जबकि अलवार जो होते थे वो विष्णु भक्त होते थे। तो पहला कथन सही है। दूसरा, नल ईरा दिव्य प्रबंधम अलवारों की रचनाओं के प्रमुख काव्य संकलनों में से एक था। यह भी कथन आपका पूरी तरीके से सही है। ये इनको तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, ये जो नलीरा दिव्य प्रबंधम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चोलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विजयालय जो है चोल साम्राज्य का संस्थापक था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, चोल शासक अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, जो पूर्व में पल्लवों का सामंत था। विजयालय ने 850 ईस्वी में तंजौर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा 9वीं शताब्दी के अंत तक चोलों ने कांची के पल्लवों को पराजित कर दिया और पांड्यों को कमजोर कर दिया। इस प्रकार दक्षिण तमिल भूमि या टोंड मंडल पर उनका अधिकार स्थापित हो गया, किंतु राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कथन है, चोलों के पास एक मजबूत और विशाल नौसेना भी थी, जिसका मालाबार एवं कोरोमंडल तट पर तथा कुछ समय के लिए संपूर्ण बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, पहला, सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल और सरसों की कृषि करते थे। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, कांसे के उपकरणों का उपयोग खेतों की जुताई और फसलों की कटाई के लिए हंसिया के रूप में किया जाता था। तो यह कथन आपका सही नहीं है। अभी देख लेते हैं इसकी व्याख्या में क्या सही है। तीसरा, इस चरण में कपास का भी उत्पादन होता था, बिल्कुल सही बात है। चौथा, हरियाणा के दौलतपुर और मिताथल में तथा उत्तर प्रदेश के हुलास में रागी बड़े पैमाने पर उगाया जाता था, यह कथन गलत है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। तो पहला तो कथन सही है। कांसा वाला देखें तो देखिए, यहां से आपके सिंधु घाटी सभ्यता से कोई फावड़ा या हल का फाल तो नहीं मिलता है, किंतु कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा चरण से जो हल की लीक के निशान प्राप्त हुए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। हड़प्पावासी लोग संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस बात का पता नहीं है कि हल मनुष्यों द्वारा खींचा जाता था या बैलों के द्वारा। फसलों की कटाई हेतु संभवतः पत्थर के हंसियों का, तांबे के हंसियों का नहीं, यहाँ पे तांबा लिखा ना, तांबे के हंसियों का नहीं, पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त कपास की बात करें तो कपास का सर्वप्रथम उत्पादन करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। क्योंकि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सिंडन शब्द की उत्पत्ति सिंध से हुई है। और चौथा जो है रागी, उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पाई स्थल से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 2, 1 और 3 सही है। आगे चलते हैं। चैत्य एवं बिहारों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चैत्य एवं बिहार बौद्ध और जैन दोनों के मठीय संकुलों या परिसर के भाग थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, शैलकृत चैत्य एवं बिहारों का उद्गम मौर्य काल में हुआ है, यह भी कथन सही है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, स्तूप बिहार और चैत्य बौद्धों तथा जैनों के मठीय संकुलों या परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठान जो है वो बौद्ध धर्म के हैं। इसके अतिरिक्त
आरंभिक चैत्य और विहार दोनों ही लकड़ियों द्वारा निर्मित किए जाते थे और बाद में शैलकृत चैत्य तथा विहार बनाए गए। शैलकृत गुफाएं निर्मित करने की प्रथा जो है मौर्य काल के दौरान आरंभ हुई और सातवाहन शासन के अंतर्गत दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन से कारक मगध के 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने हेतु उत्तरदायी थे? पहला, लौह खदानों की उपस्थिति उपकरणों एवं हथियारों के लिए संसाधन उपलब्ध कराती थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हाथी मगध सेना की एक महत्वपूर्ण अंग था। यह भी सही है। तीसरा, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे महत्वाकांक्षी शासक एवं मंत्री का होना। यह भी सही है। इसलिए यहां पर तीनों कथन सही हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं। महाजनपद 16 जो है 16 राज्य अथवा कुलीन गणराज्य थे जो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य प्राचीन उत्तरी भारत में विद्यमान थे। यदि हम मगध की बात करें जो कि वर्तमान बिहार है, तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसके लिए कुछ कारक उत्तरदायी थे, जैसे मगध ऐसा क्षेत्र था जहां फसलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। दूसरा, इसके अतिरिक्त लौह खदानें जो कि वर्तमान में अब झारखंड में है, लौह खदानें सुलभ थी तथा इनसे उपकरणों एवं शस्त्रों हेतु संसाधन प्राप्त होते थे। तीसरा, हाथी सेना का महत्वपूर्ण अंग थे और वे इस क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त गंगा और उसकी सहायक नदियों ने आवागमन के सस्ते और सुविधाजनक साधन प्रदान किए। इसके अतिरिक्त शिक्षा में उन्नत तथा बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी विचारों का विकास हुआ। हालांकि आरंभिक बौद्ध एवं जैन लेखक जिन्होंने मगध के बारे में लिखा है, उन्होंने इस साम्राज्य की शक्ति का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है, जिसमें निर्मम महत्वाकांक्षी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे नंद सबसे प्रसिद्ध हैं तथा उनके मंत्रीगण जिन्होंने उनकी नीतियों को क्रियान्वित करने में सहायता की। यहाँ पे मगध के बारे में याद रखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगाह थी या जिसे राजगृह भी कहते हैं, और बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 12 बार पहाड़ियों की गुफाओं को आजीवक संप्रदाय हेतु चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। नहीं, अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, 12 बार की पहाड़ियों पर स्थित इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्ध वृत्ताकार चैत्य चाप या मेहराब की तरह सजा हुआ है। तो यह कथन आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, आजीवक संप्रदाय की थोड़ा सा बात करें तो आजीवक जो है भारतीय दर्शन के नास्तिक या अनिश्वरवादी या भौतिकवादी संप्रदायों में से एक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मक्खली गोशाल ने इसकी स्थापना की थी। देखिए, सम्राट अशोक आजीवक से संबंधित कई शैलकृत गुफाएं जो हैं वो मौर्य सम्राट अशोक के समय की हैं, जिनको चट्टानों काटकर निर्मित किया गया था। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। बिहार में जो 12 बार की पहाड़ियां हैं, इसमें शैलकृत गुफाएं हैं जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप या मेहराब की तरह सजा हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इस काल में तांबे और पत्थर की वस्तुओं का प्रचलन था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इस काल के दौरान सेलखंडी, कांचमणि, स्फटिक और कार्निलियन जैसे अर्धकीमती पत्थरों के मानकों का निर्माण किया गया था। यह भी सही है। सी, ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र बनाने की कला में अच्छी तरह परिचित थे। यह भी सही है। डी, इस काल में सबसे अधिक चित्रित धूषण मृदभांड का उपयोग किया जाता था। यह कथन आपका सही नहीं है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का उपयोग करते थे। इनमें से काले और लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित थे। अन्य मृदभांडों में लाल तल पर, लाल बेस पर काले डिजाइन वाले मृदभांड और गैरिक मृदभांड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गैरिक मृदभांड जो है संस्कृत के लोग हड़प्पा वासियों के समकालीन था और जिस क्षेत्र में वे रहते थे वह हड़प्पा वासियों से अधिक दूर नहीं था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में मध्यकालीन सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन द्वारा अपनी सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की गई। यह कथन गलत है, क्योंकि घोड़ों को दागने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में चेहरा या चेहरे की पहचान प्रणाली आरंभ की थी। सही है। तीसरा, फिरोज तुगलक ने दासों का एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। यह आपका सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक था, ने दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें दो प्रणालियां शामिल थी। पहली, अलाउद्दीन ने चेहरा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक सैनिक को एक पहचान पत्र दिया जाता था। दूसरी, दाग प्रणाली, जिसमें विशेष रूप से युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले घोड़ों को दागा या चिन्हित किया जाता था।
गयासुद्दीन बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग जिसे दीवाने आरिज कहा गया की शुरुआत की और कोतवाल नियुक्त किया। फिरोज तुगलक की बात करें तो फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को वंशानुगत बना दिया और दासों के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान की शुरुआत की। तो इसलिए आपका यहां पर दूसरा तीसरा सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत के संदर्भ में कुमारा मात्य और आयुक्त क्या थे? ये गुप्त साम्राज्य में नियुक्त प्रांतीय प्रशासक हुआ करते थे। तो देखिए, कुमारा मात्य और आयुक्त नामक अधिकारियों के एक वर्ग के माध्यम से राजा प्रांतीय प्रशासन के निकट संपर्क बनाए रखता था और ये गुप्त प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी थे और राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, इसने प्रतिबंध तो लगाया था पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि यदि कोई स्त्री स्वयं अपनी इच्छा से तथा बार बार सती होने का हट करे तो उसे वैसा करने की छूट होती थी। इस प्रकार सती प्रथा पर प्रतिबंध तो था परंतु पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इसलिए विकल्प ए आपका सही नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की। उसने विवाह के लिए आयु को बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दिया, ये भी सही है। उसने गणित और नैतिक विज्ञान जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर बल देते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम में संशोधन किया, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त शराब एवं अन्य मादक पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाया था इसने। इसके अतिरिक्त अकबर केवल पहली पत्नी के बाँझ होने की स्थिति में ही एक से अधिक स्त्रियों के विवाह करने के पक्ष में था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 16 नंबर। भारत के इतिहास के संदर्भ में लोपामुद्रा, मैत्री और अपाला थी, ये क्या थी? ये कवयित्री एवं लेखिका थी। इसके अतिरिक्त देखिए, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री, अपाला, रोमाशा, ब्रह्मवादिनी जैसी लेखिकाओं ने वैदिक काल से ही संस्कृत साहित्य की मुख्य धारा में महिलाओं की छवि पर ध्यान केंद्रित किया था। आगे चलते हैं, यज्ञ और अर्थ उसका क्या है? राजसूय यज्ञ, ऐसा माना जाता था कि इस यज्ञ से राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी, ये कथन आपका सुमेलित है। वाजपेयी, जिस क्षेत्र से होकर शाही घोड़ा निर्बाध रूप से दौड़ता था, राजा के द्वारा उस क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण स्थापित किया जाता था। ये वाजपेयी नहीं बल्कि अश्वमेघ होता था। अश्वमेघ वाला देखें तो दूसरा वाला गलत है। अश्वमेघ, इस यज्ञ में रथों की दौड़ आयोजित की जाती थी। इसमें राजा के रथ को उसके संबंधियों या स्वजनों के रथों पर विजय दिलाई जाती थी, तो ये भी गलत है। ये वाजपेयी के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से चेंज हो गए हैं। तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा रिजर्व एडवाइजरी एंड मैनेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम संबंधित है किससे? तो यह भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अर्थात एमएसएमई क्षेत्र की सहायता करने हेतु विश्व बैंक की एक पहल है। देखिए, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की भारत की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने हेतु $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। किस कार्यक्रम को? जिसका नाम है आपका रैम्प अर्थात रिजर्व एडवाइजरी एंड मैनेजमेंट पार्टनरशिप जो प्रोग्राम है, इसको। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम ग्रंथों का स्वरूप मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, संगम कविताओं में राजाओं और सरदारों के सैन्य पराक्रमों का वर्णन किया गया है, यह भी सही बात है। तीसरा, संगम साहित्य यवनों अर्थात विदेशियों के साथ व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यह भी सही है। तो तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों विशेष रूप से ऋग्वैदिक ग्रंथों से भिन्न है। इनमें धार्मिक साहित्य का संकलन नहीं है, मतलब संगम ग्रंथ में धार्मिक साहित्य का संकलन नहीं है, अपितु ये अनेक वीरों और वीरांगनाओं की प्रशस्ति में विभिन्न कवियों द्वारा रचित छोटी एवं लंबी कविताओं का संकलन है। इस प्रकार इस साहित्य का स्वरूप जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अहम और पूरम शब्द संदर्भित करते हैं ये तमिल भाषा में लिखी कविताओं को, और ये कविताएं दो प्रकार की होती थी। अकम जो है, अकम या अहम, ये प्रेम संबंधी कविताएं होती थी, और पूरम ये वीरतापूर्ण कविताएं होती थी। आगे चलते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा E100 पायलट परियोजना संबंधित किससे? तो ये जो है ये संपूर्ण भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो 5 जून 2021 के अवसर पर E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में एथेनॉल के उत्पादन एवं वितरण हेतु एक नेटवर्क स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के विषय के अनुरूप रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 जारी किया। इस वर्ष अर्थात 2021 की बात हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया, का विषय क्या था या थीम क्या थी? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को प्रोत्साहन
या इंग्लिश में कहें तो प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो सरकार ने वर्ष 2025 तक जो है पेट्रोल में 20% कितना 20% इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। इससे पहले यही लक्ष्य की प्राप्ति का समय जो है 2030 निर्धारित किया गया था, उसे 5 साल घटा दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। यह एक शास्त्रीय एकल नृत्य है जो आदर्श रूप से महिलाओं द्वारा निष्पादित किया जाता है, बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के। लालित्यपूर्ण ढलावदार शारीरिक अभिनय इसकी विशेषता है, जो विभिन्न लोक नृत्यों जैसे कि कई कोत्तिकली से अपनाई गई है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का वर्णन किया गया है? तो इसमें मोहिनी अट्टम, मोहिनी केरल राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है उस मोहिनी अट्टम उससे संबंधित है। यह देखिए मोहिनी शब्द जो है ये मोहिनी जो है हिंदू भगवान विष्णु का मोहित करने वाली स्त्री के रूप में एक पौराणिक अवतार है। इस अवतार से भगवान विष्णु ने अपनी स्त्रीत्व की शक्तियों को प्रदर्शित करके बुराई पर अच्छाई की विजय में सहायता की थी। आगे चलते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल CAR-T थेरेपी क्या है? तो ये जो है गंभीर रक्त कैंसर या एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के उपचार के लिए चिकित्सा है। यह इसके बारे में बात करें तो कुछ समय पहले मुंबई में टाटा स्मारक केंद्र के कैंसर में उपचार अनुसंधान और शिक्षा के लिए प्रगत केंद्र जो है उसमें अस्थि मज्जा या जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो प्रत्यारोपण इकाई में देश की प्रथम CAR-T सेल थेरेपी की गई। ये जो CAR-T सेल्स या कोशिकाओं को IIT बॉम्बे के जैव विज्ञान एवं जैव इंजीनियरिंग विभाग में डिजाइन और निर्मित किया गया था। कैंसर के उपचार में सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, ये आपका CAR-T थेरेपी जो है ये रामबाण के रूप में सामने आई है। विश्व स्तर पर किए गए नैदानिक परीक्षणों में अंतिम चरण वाले कैंसर रोगियों, विशेष रूप से गंभीर रक्त कैंसर अर्थात जिसे इंग्लिश में एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कहते हैं, से पीड़ित रोगियों में आशाजनक परिणाम दिखाई दिए हैं। तो ये आपका यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, एक सेकंड। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इन्हें स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित किया गया। ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जातक कथाएं जो है मानव और पशु दोनों रूपों में बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित साहित्य का एक विशाल संग्रह। तो ध्यान रखिएगा, मानव रूप में भी जन्म हुआ है और पशु रूप में भी हुआ है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है वे मुख्य रूप से छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रूर जातक, शिव जातक, विषांतर जातक और सम जातक से हैं। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारा चित्रित किए गए हैं, तोरण द्वारों पर चित्रित किए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से कारकों ने गुप्त साम्राज्य के उदय एवं विकास में योगदान किया? तो देखिए, पहला, घोड़ों के उत्कृष्ट उपयोग के साथ सशक्त सेना, उपजाऊ और लौह समृद्ध भीतरी प्रदेश, रेशम व्यापार के क्षेत्रों से निकटता, ये तीनों ही कारक महत्वपूर्ण थे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसने कुषाणों और सातवाहनों दोनों के पूर्व प्रभुत्व वाले एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह गुप्त साम्राज्य था। यद्यपि गुप्त साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य जितना विशाल नहीं था, फिर भी उसने उत्तर भारत को 335 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक लगभग एक सदी से भी अधिक समय तक राजनीतिक रूप से एकजुट रखा। संभवतः गुप्त जो है उत्तर प्रदेश में कुषाणों के सामंत थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वे जल्दी ही सफल हो गए थे। गुप्त साम्राज्य के उदय एवं विकास के जो कारक थे, इसमें उनकी मूल शक्ति में घोड़ों के उपयोग पर ही निर्भर थी। ये बात उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कुषाण योजना में अश्वरथ एवं हाथियों का महत्व समाप्त हो गया था और इन्होंने जो है इसका इस्तेमाल किया। दूसरी यदि बात करें तो देखिए, गुप्तों को कुछ भौतिक लाभ भी प्राप्त थे। उनके संचालन का केंद्र जो है मध्य प्रदेश की उपजाऊ भूमि थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल थे। वे मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्कों को दोहन कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर भारत के उन क्षेत्रों से अपनी निकटता का लाभ उठाया जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करते थे, जिसे बाईजेंटाइन साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 26 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन कला में पुंग चोलम और करताल चोलम अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र हैं? तो ये मणिपुरी संकीर्तन में इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मणिपुर जो संकीर्तन ये मणिपुर से संबंधित है।
ये इसमें पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य को पुरुषोचित पहलू, नृत्य का जो पुरुषोचित पहलू है ये क्या है, इसमें चोलम संकीर्तन परंपरा का एक भाग है जो सभी सामाजिक और धार्मिक त्योहारों पर पुंग तथा करताल चोलम प्रस्तुत किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में आरंभ किए गए सेज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों एवं सेवाओं हेतु वन स्टॉप एक्सेस प्रदान करना है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक पहल है। यह कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। इसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेज अर्थात सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये शॉर्ट में सेज कहा जाता है, पहल और सेज पोर्टल की शुरुआत की है। तो यहां पर आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में सुर्खियों में रहा प्राण, स्वस्थ और वायु, ये क्या है? तो ये जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अर्थात इसरो द्वारा विकसित वेंटिलेटर मॉडल है। तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बीई, इसे शॉर्ट में BESSC कहते हैं, ने ऐसे समय में 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन सांद्रक, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास किया है, जब इस महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण की कमी के कारण पूरे देश में अनेक कोविड-19 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। इन मॉडलों के नाम प्राण, स्वस्थ और वायु हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के गांव पाए जाते थे? तो देखिए उर, सभा, नगरम, ये तीनों प्रकार के गांव यहां पर पाए जाते थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव की जानकारी मिलती है। पहला उर क्या थे? एक समान प्रकार के गांव थे जिसमें कृषक जातियां निवास करती थी जो संभवतः आपस में समानता रखते थे। दूसरा सभा प्रकार के गांव में ब्रह्मदेय गांव या ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि और अग्रहार गांव शामिल थे। तीसरा है नगरम। इस प्रकार के गांव में वणिकों और व्यापारियों का संयुक्त प्रभुत्व और बसावट थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परमाणुवाद पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। यह मानता है कि आत्मा और ब्रह्मांड पूर्णतया पृथक सत्ताएं हैं, ये भी सही है। तीसरा, यह सांख्य के संपूर्ण आध्यात्मिक मतों के साथ सामान्य रूप से सहमत रखता है, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये जो कथन है ये आपका योग के संदर्भ में सही है। योग दर्शन जो है वो सांख्य के संपूर्ण आध्यात्मिक मतों के साथ सामान्य रूप से सहमत रखता है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा ही कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन जो है ये परमाणुवाद पर आधारित दर्शन था जिसमें ब्रह्म प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत आत्मा सम्मिलित होती है, की व्याख्या की गई है। परमाणुवाद एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो किसी भी वस्तु को विशिष्ट, पृथक करने योग्य और स्वतंत्र प्राथमिक घटकों के रूप में विश्लेषण के माध्यम से निर्वचनीय या व्याख्या करने योग्य बनाता है। वैशेषिक जो है सांख्य दर्शन की तरह यह मानते थे कि आत्मा अर्थात पुरुष और ब्रह्म अर्थात प्रकृति पूर्णतः पृथक सत्ताएं हैं और मुक्ति इस अंतर को पूर्णतः समझने में निहित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से संगीत के कौन से स्वरूप कर्नाटक संगीत से संबंध है? तो देखिए तिल्लाना और तनम, जबकि टप्पा जो है ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 2 परंपराओं के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। एक तो आपका दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत और दूसरा है उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो जो कर्नाटक संगीत की शैलियाँ हैं इसमें आपका प्रसिद्ध है गीतम, तनम, तिल्लाना, शुलादि, स्वराजति, जातिस्वरम, वर्णम, कीर्तनम, कृति, पल्लवी, ये आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित या उसके प्रकार हैं। जबकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े जो प्रमुख स्वर अथवा शैलियाँ हैं उसमें आपका ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है, धमार है, चित्रवत है, चैती है, कजरी है, टप्पा, टप ख्याल है, अष्टपदी है, ठुमरी, दादरा, गजल और भजन, ये हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर महाबलीपुरम मंदिर परिसर के भाग हैं? तो तटीय मंदिर या शोर टेम्पल कहते हैं इसे, गणेश रथ मंदिर, ये दोनों हैं। तो पहला और दूसरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाड़ खान मंदिर जो है ये, या इसे चालुक्य शिव मंदिर भी कहते हैं, यह शिव को समर्पित सबसे प्राचीनतम हिंदू मंदिरों में से एक है और कर्नाटक राज्य के ऐहोल में स्मारकों के समूह में स्थित है, न कि महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में है। तो थोड़ा सा बात करते हैं महाबलीपुरम के, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के धार्मिक स्मारकों का एक संग्रह है। स्मारकों का निर्माण पल्लवों के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसमें आपका रथ मंदिर शामिल है। रथ मंदिर में आपके मुख्यतः 5 हैं: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ।
महाबलीपुरम के अन्य इस रथ स्मारकों में 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित गणेश रथ भी शामिल है। इसके अतिरिक्त संरचनात्मक स्ट्रक्चरल टेम्पल में तटीय मंदिर, जिसे शोर टेम्पल कहते हैं, ओलंकेनेश्वर मंदिर है और मुकुंद नयनार मंदिर है। तो ये आपके महाबलीपुरम के आपके परिसर में स्थित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शब्द हैं और उसके विवरण दिए गए हैं। देखिए, मु बेंद वेलन, ये 3 राजाओं को सेवा प्रदान करने वाला किसान होता था, सही है। महतर ग्राम प्रधान, ये नहीं सही है। अंतपुरा राज परिवार, ये सही है। तो यहां पर पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। किसानों की बस्तियां, जिन्हें उर के नाम से जाना जाता था, चोल साम्राज्य में सिंचाई कृषि के प्रसार से समृद्ध हो गई थी। ऐसे गांवों के समूहों को नाडु क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। और ग्राम परिषद एवं नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मु बेद वेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला, बेलन या किसान, अरियार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी थी। इसके अतिरिक्त आप यहां ध्यान दीजिएगा कि गांव जो है प्रशासन की मूल इकाई हुआ करते थे और ग्राम प्रशासन का संचालन ग्राम प्रधान और ग्राम लेखाकार द्वारा किया जाता था, जिनके पद वंशानुगत होते थे। उन्हें करमुक्त भूमि अनुदान द्वारा भुगतान किया जाता था। प्रायः गांव के बुजुर्ग ग्राम प्रधान के कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करते थे। इन बुजुर्गों को, जो ग्राम प्रधान की सहायता करते थे, इन्हें ग्राम महाजन या ग्राम महतर भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये ग्राम प्रधान नहीं थे, ये ग्राम प्रधान के सहायक हुआ करते थे। और इस काल में हमें राज परिवारों के अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिन्हें राज या राज परिवार को अंतःपुरा कहा जाता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34, एक सेकंड। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे शंकर देव ने वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में आरंभ किया था, यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य रूप है, यह सही है। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कथक नृत्य की बात करें तो इसकी उत्पत्ति पारंपरिक रूप से प्राचीन भारत के उत्तर में यात्रा करने वाले चारणों या कवियों से हुई थी, जिन्हें कथाकार या कहानीकार कहा जाता था। जबकि जो पहले कथन में लिखा गया है शंकर देव के बारे में, तो शंकर देव असम के वैष्णव संत और सुधारक थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए सत्रिया नृत्य, असम के सत्रिया, एक सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सत्रिया नृत्य को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में आरंभ किया था। इसके अतिरिक्त जो कथक है, यह भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से रहा है। यह कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है तथा कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र स्वरूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका उपनाम क्या था? महामल्ल। क्या था? महामल्ल था। इसका शासनकाल 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक रहता है। यह महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था तथा पल्लव शासकों में सबसे महान शासक था। उसे पुलकेशिन द्वितीय के दूसरे आक्रमण को विफल करने, उसे मारने और चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है इस नरसिंह वर्मन प्रथम को। और इस तरह नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड अर्थात वातापी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। आगे चलते हैं, यहां पर एक परिच्छेद दिया गया है। उसने नर्मदा के किनारे राजा हर्षवर्धन को पराजित किया। उसने रविकीर्त सहित कई विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया जिन्होंने उसके एहोल अभिलेख की रचना की। उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया और मैसूर के गंगवासियों को अपनी प्रभुता या प्रभुसत्ता स्वीकार करने पर विवश किया। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस शासक का वर्णन किया जा रहा है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय, जिसका शासनकाल जो है 609 से लेकर 642 ईस्वी रहता है, ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। हमें इसके बारे में जानकारी उसके एहोल अभिलेख से मिलती है। इस एहोल अभिलेख, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति या गुण वर्णन उत्कीर्ण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सूफी संतों की चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आत्मसंयम का उपदेश देने के बावजूद चिश्ती संप्रदाय राजनीतिक सत्ता से अलग नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है। औकाफ धर्मार्थ न्यास थे जिन्हें सुल्तानों ने धर्मशालाओं के लिए दान के रूप में स्थापित किया था। यह भी सही है। चिश्तियों ने धन और सामान
दोनों रूपों में दान स्वीकार किए। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, चिश्ती धन और सामान जो है समान रूप में दान स्वीकार करते थे, धन के रूप में भी और सामान के रूप में। दान एकत्र करने के बजाय वे भोजन, कपड़े, आवास की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों जैसी तात्कालिक अवस्थाओं पर इसे पूरी तरह खर्च कर देते थे। आगे चलते हैं, नाट्य शैली और राज किससे संबंधित है? देखिए, भवाई नाट्य शैली जो है ये गुजरात की है, गुजरात की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है, जबकि माच जो है ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नाट्य लोक शैली है। जबकि जो तीसरा वाला है कृष्णाट्टम, ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? केरल का है। तो तीसरा वाला गलत है। कौन सही है? 1 और 2, बी ऑप्शन। देखिए, केरल की लोक नाट्य शैली कृष्णाट्टम 17वीं शताब्दी के मध्य कालीकट के महाराजा मनवेदा के शासन के अधीन अस्तित्व में आई थी। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। ला पेरास नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नौसैनिक अभ्यास फ्रांस द्वारा बंगाल खाड़ी में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, वर्ष 2021 में चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता या ये शॉर्ट में क्वाड कहते हैं, क्वाड के सभी सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। देखिए, भारतीय नौसेना ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में आयोजित फ्रांसीसी नौसैनिक अभ्यास ला पेरास में भाग लिया है। भाग लेने वाले देशों में क्वाड के अन्य सदस्य ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका भी थे भारत के साथ में। यह पहली बार हुआ जब भारतीय नौसेना फ्रांस के नेतृत्व वाले युद्ध अभ्यास ला पेरास में शामिल हुई थी। अभी तक भारत को इस फ्रांसीसी नौसैनिक अभ्यास में आमंत्रित नहीं किया जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भारत की आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में गिरावट आई, ये कथन गलत है। दूसरा, सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन में वृद्धि हुई, ये गलत है। तीसरा, इस काल के दौरान नगरों का लगातार पतन हुआ, ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर केवल तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक जीवन एवं धार्मिक पहलुओं के अध्ययन के उद्देश्य से 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक ये प्रारंभिक मध्यकाल, इस पूरे काल को एक माना जाता है, इसे प्रारंभिक मध्यकाल कहते हैं। उत्तर भारत में यह जो प्रारंभिक मध्यकाल था प्रायः निष्क्रियता और यहाँ तक कि पतन का काल माना जाता है। इस काल में नगरों का लगातार पतन हुआ। तो आपका जो तीसरा कथन है सही हो गया। इसके अतिरिक्त 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच सोने और चांदी के सिक्कों का अभाव था, तो यहाँ क्या है? प्रचलन वृद्धि हुई थी, ये गलत है। पहले कथन पे चलते हैं। ये पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापार में गिरावट आई। पश्चिमी देशों के साथ गिरावट आती है या पश्चिमी क्षेत्रों के साथ, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। पल्लवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लवों ने राजधानी के रूप में कांचीपुरम के साथ दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया, बिल्कुल सही है। कदम और बदामी के चालुक्य पल्लवों के समकालीन थे, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा, पल्लवों द्वारा ब्राह्मणों को प्रदान किए गए भूमि अनुदान के सभी भूमि अनुदान पत्र ताम्र पत्रों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किए गए, ये गलत है। यहाँ लिखा सभी नहीं, अधिकांश थे परंतु सभी नहीं थे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर विस्तारित था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची, आधुनिक कांचीपुरम नाम है, में स्थापित की। आरंभ में पल्लवों का कदम्बों के साथ संघर्ष हुआ। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। पल्लवों ने अधिकांश ब्राह्मणों को कई कर मुक्त ग्राम जो है दान में दिए थे। हम आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ जो अधिक पुराने लगते हैं पत्थरों पर प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है, लेकिन अधिकांश संस्कृत भाषा में ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण है। तो यहाँ पर क्या है? सभी के सभी संस्कृत में नहीं है, बल्कि कुछ प्राकृत भाषा में भी है। इसलिए आपका जो तीसरा वाला कथन है ये गलत है। इसके अतिरिक्त पल्लव कदम वदामी के चालुक्य और उनके अन्य समकालीन शासक वैदिक यज्ञों के प्रबल समर्थक थे। तो यहाँ पर जो पल्लवों के बारे में है ये कदम वादामी के चालुक्य और इनके क्या थे? समकालीन थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 42। ओलावृष्टि के कारण फसल की क्षति का सामना करने वाले बागानों की सहायता करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार स्वदेशी रूप से विकसित एंटी हेल गन के उपयोग का परीक्षण कर रही है। इस संदर्भ में एंटी हेल गन के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, पहला कथन देखिए, ये बादलों में जल की बूंदों को ओलों में परिवर्तित होने से रोकने के लिए आघात तरंगे छोड़ती हैं, ये कथन आपका सही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, एंटी हेल गन
गन जो है एक ऐसी मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए आघात तरंगे या शॉक वेव छोड़ती है। ठीक है, इसमें जो गैस इस्तेमाल होता है इसमें एसिटिलीन गैस और वायु के मिश्रण को जो है इसमें विस्फोटक के रूप में छोड़ा जाता है, जो कि एक आघात तरंग छोड़ता है। और ये आघात तरंगे बादलों में जल की बूंदों को ओलों में परिवर्तित होने से रोकती हैं, जिससे वे बारिश की बूंदों के रूप में ही जमीन पर गिरती हैं। अगला है कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है, इस परंपरा के अनुयायी वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग या शिव के प्रतीक को धारण करते हैं। सही बात है। उनका विश्वास था कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाता था, इस संसार में मुक्त पुनः नहीं आता है। यह भी कथन आपका सही है। तीसरा, वह दाह संस्कार जैसी अंत्योष्टि संस्कार का पालन नहीं करते, इसके बजाय वह अपने मृतकों का विधि पूर्वक दफनाते हैं। यह भी सही है। तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बाशवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बाशवन्ना का जो कालखंड है वो 1106 से लेकर 1168 तक है। बाशवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव या शिव के वीर या लिंगायती लिंग धारण करने वाले कहलाए। लिंगायतों का विश्वास था कि मृत्युपरांत भक्त जो है शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, इसलिए वे धर्मशास्त्रों में बताए गए दाह संस्कार का पालन नहीं करते। इसके बजाय वे अपने मृतकों का विधि पूर्वक दफनाते हैं। इसके अतिरिक्त लिंगायतों ने जात की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा है उसका विरोध किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 44। मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के दौरान शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाटक मथुरा में निर्मित एक विशेष प्रकार का वस्त्र था। सही है। सिक्कों की ढलाई एक महत्वपूर्ण शिल्प था और नकली रोमन सिक्कों की ढलाई भी प्रचलित थी। यह भी सही है। कुषाण और सातवाहन क्षेत्रों में टेराकोटा का निर्माण प्रचलित था। यह भी आपका यहां पर सही है। तो इस प्रकार से आप देखें, इसका जो डी ऑप्शन है तीनों सही है। इस समय जो ये कालखंड रहता है इसमें शक, कुषाण, सातवाहन ये सभी के सभी यहां पर आते हैं। आगे चलते हैं। मराठा राजस्व निर्धारण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चौथ एक कर था जो कुल भू राजस्व पर नाम मात्र 1/4 वसूला जाता था। सही है। दूसरा, सरदेशमुखी उन भूमियों पर 10% का अतिरिक्त कर था जिन पर मराठों ने अपने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था। यह भी सही है। तीसरा, दोनों कर अर्थात चौथ और सरदेशमुखी केवल मराठा साम्राज्य में वसूल किए जाते थे। ये गलत है। केवल मराठा साम्राज्य में नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य, दक्कन सल्तनत के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी इसको संग्रहित किया जाता था। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। चौथ जिसे संस्कृत में चतुर्थांश या 1/4 कहते हैं, एक कर है। एक कर या शुल्क था जो भारत में 18वीं शताब्दी के आरंभ में मराठा साम्राज्य द्वारा वसूला गया था। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि यह कुल भू राजस्व पर नाम मात्र अर्थात 1/4 अर्थात 25% लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त सरदेशमुखी की बात करें, सरदेशमुखी उन भूमियों पर चौथ के ऊपर था। ये चौथ के ऊपर 10% का अतिरिक्त कर अर्थात वर्तमान में कहें ये सरचार्ज था या उपकर था, जिन पर मराठों ने अपने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था। तो ये सही हो गया। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे चलते हैं। जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। सही है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो ये भी सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैन धर्म में जिन जो होते हैं इसका अर्थ होता है विजेता या विजय प्राप्त करने वाला होता है। जिसने कर्म के बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लिया उसे जिन कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत की लोक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोक संगीत और राज्य। तो देखिए, छकरी जो लोक संगीत है ये पंजाब का नहीं बल्कि कश्मीर का, तो ये गलत हो गया। बुर्रा कथा ये आंध्र प्रदेश का है, ये आपका वहाँ की एक उच्च कोट की नाट्य शैली है। सही है। 10 कठिया कर्नाटक का नहीं बल्कि उड़ीसा का है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर। राजस्थान में प्रचलित पुतली कथा कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोलाकार मुख, छोटी छोटी आंखें और पतले ओठ पुतलियों की मुखाकृति के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। ये जो राजस्थान में प्रचलित पुतली कला है उसकी ये विशेषता नहीं है। दूसरा, कठपुतली पुतलियां लंबा पुछल्ला लहंगा पहनती हैं और इनके पैरों में जोड़ नहीं होते हैं। तो दूसरा वाला कथन सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो राजस्थान की परंपरागत पुतलियां हैं, जो पुतलियां हैं इसे कठपुतली कहते हैं।
इसकी विशेषता क्या होती है? ये इनका अंडाकार मुख, मछलियों जैसी बड़ी बड़ी आंखें, कमानी जैसे भौहें और बड़े बड़े ओंठ आदि इनकी मुखाकृति के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, ठीक है, ना कि जो पहले में दिया गया है। इसलिए आपका केवल दूसरा वाला कथन सही, पहला गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन पेंजिया 14 जो है संबंधित है किससे? तो ये नकली दवाओं के विक्रय के विरुद्ध इंटरपोल की पहल से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ समय पहले नकली तथा अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों के विक्रय को लक्षित करते हुए ऑपरेशन पेंजिया 14 के तहत रिकॉर्ड संख्या में नकली ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को बंद किया गया। ऑपरेशन पेंजिया 14 इंटरपोल द्वारा समन्वित पहल है जिसमें 92 देशों के पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण शामिल हैं। भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI सहित भारतीय एजेंसियों ने भी इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, साम्राज्य में दुर्गों की 7 पंक्तियां थी जो न केवल नगरों को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र व वनों को भी घेरती थी। ये कथन सही है। दूसरा, दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे या जोड़ने वाली किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया, ये भी सही है। तीसरा, जलाशय और नहरें साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं थीं, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें तो देखिए, 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, जिसे वर्तमान में कोजी कोंड कहते हैं, भेजे गए दूत अब्दुल रज्जाक ने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। इनसे न केवल नगरों को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। इसके अतिरिक्त यह विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। निर्माण में कहीं भी गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके हुए थे। इसके अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र जो है शुष्क होने के कारण वर्षा जल के संचयन एवं इसके शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंधन करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों सही हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।